ओके, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, इसको बेसिकली कहते हैं 1D ग्राफ जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? 1D ग्राफ जनरेटर। इसको इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं, उसके हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि 1D ग्राफ जनरेटर होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है या एक सॉलिड स्फीयर है ए, ठीक है, और इसको जो है किसी हॉलो स्फीयर के अंदर रखा गया है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर है, राइट। इसका रेडियस मान लिया आर ए और इसका रेडियस मान लिया आर बी। ठीक, अब जरा देखो, इसके ऊपर चार्ज हमने दिया हुआ है सिर्फ क्यू ए, और मान लो कि इसके ऊपर भी चार्ज है क्यू बी। सपोज मान लो कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है क्यू ए और एक के ऊपर चार्ज क्या है? क्यू बी। ठीक है, ए को आप सॉलिड मान लो और बी को आप हॉलो मान लो। ठीक है, हॉलो सेल है। अब अगर हम इन दोनों के सरफेसेस को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, बात ध्यान से समझना ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ए के सरफेस को बी के सरफेस से जोड़ दें तो चार्जेस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या ऐसी कौन सी घटना होगी इसमें जिसकी वजह से इसका नाम जनरेटर रखा गया। ठीक है, हमको यही समझना है। अब जरा ध्यान समझो, अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, ए के ऊपर चार्ज अलग है, बी के ऊपर चार्ज अलग है, तो भाई ए का पोटेंशियल अलग होगा, बी का पोटेंशियल अलग होगा। क्लियर है? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा और हम उनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो बाय डेफिनेशन अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और मीडियम कंडक्टिंग है तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चार्ज कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा? टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन ए, सेल ए और सेल बी का पोटेंशियल निकालते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए सेल? तो देखो सेल ए के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो भाई साहब सेल ए पे कितना चार्ज है? क्यू ए, रेडियस कितना है? आर ए। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए। ठीक है, और चार्ज बी की वजह से सेल पे जो चार्ज है ना, बी सेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो बी के लिए पॉइंट अंदर है, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज ऑन बी डिवाइडेड बाई ये पॉइंट अंदर है तो पूरा सरफेस तक का रेडियस लेते हैं आर बी। मतलब वी ए बराबर कितना हो गया? अच्छा रहने दो, चलो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। वी बी निकालो सिमिलरली, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन बी? जरा ध्यान से देखो, बी पोटेंशियल, तो ए की वजह से पोटेंशियल प्लस बी के खुद की वजह से पोटेंशियल, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ए के लिए पॉइंट बाहर है ना, ये पॉइंट क्या है? बाहर है, तो लिखेंगे क्यू ए, और बाहर मतलब टोटल ये डिस्टेंस, तो लिखेंगे आर बी प्लस खुद बी के लिए, तो बी के लिए खुद सरफेस पर है तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे क्यू बी ओवर आर बी। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, वी ए माइनस वी बी निकाल लेते हैं। वी ए माइनस वी बी, अगर वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो देखो क्या निकलता है, ध्यान से देखो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, है ना। अगर तुम माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए ओवर आर ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी ओवर आर बी, फिर माइनस में ये वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए ओवर आर बी, फिर माइनस मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, क्यू बी ओवर आर बी। ध्यान से देखो, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, क्या बचा? अच्छा क्यू ए और क्यू ए भी कॉमन ले लो, तो क्यू ए कॉमन ले लिया तो 1/r a माइनस 1/r b। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखो, तो इस फॉर्मूले को देखकर तुम कह सकते हो कि सर दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज बी। कह सकते हो ना कि दिस रिलेशन is independent
ऑफ चार्ज क्यू बी। देखो कहीं पर चार्ज क्यू बी आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल में आउटर सेल पे जो चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो आउटर सेल के चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ एक कॉन्सेप्ट। दूसरा देखो मैं खुद ही दिखा रहा हूँ ना, इस स्पेशल केस में हर जगह ऐसा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर इस स्पेशल केस में हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक, कि चार्ज क्यू बी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों को हमने क्या किया, एक वायर से जोड़ दिया ऐसे, तो हमने जैसे ही इनको वायर से जोड़ दिया तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको मिल रहा है तो चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो अगर इन दोनों को हमने वायर से जोड़ दिया, व्हेन बोथ सरफेस आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन अब देखो केस लेते हैं। हमको पता है कि अगर जब जैसे हम दोनों को सरफेस से कनेक्ट करेंगे तो होगा ये कि इफ क्यू ए इज पॉजिटिव, ध्यान समझना ना, इफ क्यू ए इज पॉजिटिव, अगर मान लो क्यू ए पॉजिटिव है तो ये टर्म टोटल पॉजिटिव होगा। एक और बात पर डिपेंड करेगा, इन रेडियस पे, है ना। जैसे देखो चूंकि हमको पता है कि सिंस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, आर बी बड़ा होता है आर ए के, दिस इम्प्लाइज, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB, ठीक है। तो 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB, तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। तो अगर 1/RA बड़ा होगा 1/RB से तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब कुल मिला जुला के अगर आपने कहा कि QA भी पॉजिटिव है और हमको ऑलरेडी पता है कि 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB, तो क्या बोलोगे आप कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। तो इसके हिसाब से देन ये कह सकते हैं VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, या VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। फिर से समझो, अगर आप QA पॉजिटिव लेते हो, अगर QA पॉजिटिव लोगे तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इस कंडीशन के मुताबिक चूंकि RB बड़ा है RA छोटा है, तो 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बड़ा ये क्वांटिटी छोटा, तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ मतलब VA माइनस VB वॉट ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज VA इज ग्रेटर देन VB। इससे क्या निकल रहा है कि जो सरफेस ए का जो पोटेंशियल है सरफेस बी से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ए सरफेस का पोटेंशियल बी सरफेस से ज़्यादा है तो आप खुद बताओ चार्ज जो होगा वो किस सरफेस से किस सरफेस फ्लो करेगा, इनर से आउटर, है ना। कह सकते हैं इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज will flow from inner surface to outer। आई बात समझ में, इनर सरफेस से आउटर स्फीयर की तरफ बाहर निकलेगा, ठीक है, आउटर स्फीयर पे बाहर निकलेगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन, अगर मान लो इफ QA इज नेगेटिव, इफ QA इज नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म जो है हमारा, ये पूरा टर्म नेगेटिव है, क्योंकि देखो 1/RA 1/RB, तो 1/RA तो हमेशा बड़ा रहेगा, 1/RA तो हमेशा बड़ा है, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। बट QA नेगेटिव ले लेने से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं देन VA माइनस VB इज लेस देन 0, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि VA इज लेस देन VB, मतलब अब A का पोटेंशियल क्या हो गया, कम, और B का पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसी सेल A पर आपने नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है, और ये सेल B है, और आपने क्या किया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, सेल A पर नेगेटिव चार्ज दिया और ये B है सेल जिसके अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया कि सेल B और A को वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये भी फ्लो करके बाहर ही आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम, है ना,
because negative charge flows from lower potential to higher potential. तो इससे ये देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं, ठीक है, और एक पर चार्ज QA है और एक पर चार्ज इनर वाले सेल पर चार्ज QA है और आउटर वाले सेल पर चार्ज QB है, और हमने उनको वायर से जोड़ दिया, तो वायर से जोड़ने पर हमेशा चार्ज इनर सरफेस से फ्लो होकर आउटर सरफेस पर ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनर शेल के चार्ज पे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब होता क्या है वेन डी ग्राफ जनरेटर में, वो देख लो। तो इसका डिवाइस जो जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इसमें क्या होता है, एक स्फेरिकल शेल होता है जिसको हम कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से दूसरे एक मोटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मोटर ऐसे लगा होता है, ऐसे मोटर लगा होता है, दिस इज मोटर, और ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है ये कंडक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं इसके ऊपर, है ना। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये है हमारा कन्वेयर बेल्ट मतलब पट्टा, जानते हो ना आप लोगों ने, गांव में देखा होगा, मशीन चलाने के लिए दो मशीनों को एक साथ चलाने के लिए पट्टे को जोड़ देते हैं ऐसे कन्वेयर बेल्ट लगा के। आटा चक्की पे जाते हो तो भी आपने देखा होगा, मशीन रोलर को घुमाने के लिए पट्टा यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा, इस कन्वेयर बेल्ट को क्या करते हैं, एक हॉलो स्फेरिकल सेल से जोड़ देते हैं, ऐसे ढक देते हैं, एक हॉलो स्फेरिकल सेल से ऐसे ढक देते हैं, ठीक है। और ये स्टैंड होता है, ये कैसे स्टैंड बना लेते हैं, एक ऐसे स्टैंड बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, हाई टेंशन वोल्ट की हेल्प से यहां पर एक ब्रश लगा देते हैं, ब्रश। अब यहां पर अगर हाई वोल्टेज दोगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, इस प्लेट्स पर से, इन प्लेट्स पर से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, इन प्लेट्स पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। इन प्लेट्स पर कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हैं और ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूम रहा है ना, ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे ऊपर आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको वायर, इनर सेल के स्फीयर को हम आउटर सेल के स्फीयर से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से। तो कुछ वही कंसेप्ट हुआ, इनर सेल को आउटर सेल से कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये फ्लो करके इसके ऊपर आने लगेगा, है ना। तो ये मशीन चलता रहता है, यहाँ से इस ब्रश की वजह से ये प्लेट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे इस प्लेट्स पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, अब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये कन्वेयर बेल्ट के घूमने की वजह से इस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर इस स्फेरिकल सेल से आउटर स्फेरिकल सेल को कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ते हैं, जिससे ये चार्ज कहाँ फ्लो करके चला जाता है, कंडक्टिंग वायर पे। क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक सॉलिड स्फीयर को किसी हॉलो स्फीयर के अंदर रखोगे तो सेल के इनर सेल से चार्ज आउटर सेल पर जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस काम करता रहता है जनरेटर में, और कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं कि इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाता है। तो अब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होने से क्या होगा, तो चूंकि हमको पता है कि जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr²। स्फेरिकल सेल है, इसका एरिया 4πr² होगा। तो जैसे जैसे छोटे से एरिया पर, है ना, छोटे से एरिया पर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो चार्ज की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और चूंकि हमको पता है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r है, तो Q की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली वेन डी ग्राफ जनरेटर का काम क्या होता है, छोटे से सरफेस पर इतना सारा चार्ज एक्यूमुलेट कर लें
कि जिसकी वजह से बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाए। ठीक है, तो जनरेटर का क्या काम का जो वर्क क्या है इसका वर्क है टू डेवलप हाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर 6 वोल्ट। कितना मतलब हाई वोल्टेज का मतलब अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर 6 वोल्ट, मतलब मिलियन वोल्ट, मिलियन वोल्ट जो है ये डेवलप कर लेता है। एंड अब यहाँ पर अगर मिलियन वोल्ट डेवलप है तो हम इस मिलियन वोल्ट को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि सर ये जनरेटर बनाने की क्या ज़रूरत थी, और भी तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो देखो, हर डिवाइस इतना या इससे ज़्यादा वोल्ट जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमको इतना वोल्ट जनरेशन के लिए चाहिए तो हमें बहुत बड़ा पावर हाउस बनाना पड़ेगा, उस पावर हाउस से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब जाके इतना वोल्ट निकलेगा। पर ये एक छोटा सा डिवाइस है, इस छोटे से डिवाइस की वजह से ही हमको अगर इतना वोल्ट मिल जा रहा है, तो पावर हाउस की जगह जनरेटर क्यों नहीं बना लें। तो इस वजह से हम जनरेटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर। क्लियर है। ये मैं इसलिए पढ़ाया क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं रहा, पर कभी कभी क्या है जेईई एडवांस में ये सब पूछ देता है, इसके कॉन्सेप्ट पूछ देते हैं कि अगर दो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैं तो एक के इनर सरफेस को आउटर सरफेस, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ देंगे, है ना, कंडक्टिंग वायर से, तो उनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस पर एक और प्रॉब्लम देखो, जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है r, और इसको जो है ये सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। इसको जो है किसी दूसरे स्फेरिकल सेल से सेल के अंदर रखा गया, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल के। ठीक है, किसी दूसरे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल के अंदर रखा गया है। इस बार जो है चार्ज Q जो है वो इनर वाले पर दिया गया है सिर्फ। ठीक है, इफ चार्ज Q is distributed uniformly on the solid sphere of radius capital R। ठीक है, रेडियस कैपिटल आर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर surfaces of hollow sphere if it is grounded। मतलब हॉलो स्फीयर के आउटर सरफेस को अगर हम ग्राउंडेड कर दें तो बी के इनर और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा। तो भैया फिर वही बात, मान लेते हैं कि बी के इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। तो देखो बाई इंडक्शन इस पर चार्ज इंड्यूस होगा -Q, और इसके आउटर सेल पे मान लेते हैं x। ठीक है, हॉलो सेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज मान लेते हैं x, इनर पे -Q माना क्योंकि बाई इंडक्शन तो होगा ही होगा, नो डाउट। हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं है, इस बार क्या किया, बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया है। तो सॉल्यूशन के मुताबिक क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ द बी इज 0 बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, तो जैसे ये ग्राउंडेड है, अगर हम इसको बात करें सॉल्व करने की तो देखो क्या होगा, लिखेंगे 1 बाई व्हाट इज द पोटेंशियल, लिखेंगे 1/4πε0। इस प्लस क्यू की वजह से इस रेडियस पर कितना होगा, तो लिखेंगे Q/2r रेडियस। ठीक है, फिर इसकी वजह से लिखेंगे 1/4πε0 -Q/2r। देखो ये तो खुद के ही सेल पे है ना, सरफेस पर ही है। फिर तीसरा आउटर चार्ज की वजह से लिखेंगे 1/4πε0 x/2r, एंड दिस ऑल सम मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0। 1/4π 1/4 कॉमन निकाल के काट दो, क्या बचेगा Q/2r -Q/2r प्लस x/2r बराबर 0। देखो ये कट गया, दिस इम्प्लाइज x बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स there will be no charge, there will be no charge on the outer surface of the
हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सरफेस ग्राउंडेड है तो उसके ऊपर चार्ज हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सरफेस ग्राउंडेड है तो उसके ऊपर चार्ज हो। डिपेंड किन बात पे करता है कि आपने उसके ऊपर कोई चार्ज दिया था या नहीं। तो चूंकि मेरे इस क्वेश्चन में मैंने बी सरफेस पर कोई चार्ज नहीं दिया था, सिर्फ इनर सरफेस पर चार्ज दिया था, जिसकी वजह से आउटर सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं आया। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दिया गया। बात समझ में आ गई? आउटर सरफेस क्या कर दिया गया? ग्राउंड कर दिया गया। अगर ये आउटर सरफेस को ग्राउंडेड नहीं करते तो हो सकता था कि कोई चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाता। तो क्या आता? अब खुद सोचो, इस ग्राउंडेड सरफेस के अंदर अगर इस सरफेस बी के अंदर अगर आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं तो टोटल चार्ज अंदर क्या होना चाहिए? 0। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू आप ले लिया, ए पर प्लस क्यू चार्ज लिया है तो इनर सरफेस पर क्या आता? माइनस क्यू। तो आउटर सरफेस पर क्या आता? प्लस क्यू। और चूंकि आपने आउटर सरफेस क्या कर दिया? ग्राउंड, तो वो चार्ज कहाँ चला गया? अंदर। तो आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है। देखो प्रूफ होता है। क्लियर है? तो कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से देखो, अगर हम एक और क्वेश्चन लें, ठीक है, ये थोड़ा सा आईआईटी लेवल का, एडवांस लेवल का। जैसे कि हमने क्या किया, एक एक, एक 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ले लिए, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ ए बी एंड सी इफ द सरफेस आउटर सरफेस ऑफ बी इज ग्राउंडेड। ठीक है, बढ़िया, जेई का प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, इस बार क्या किया है, सेल ए पर क्यू चार्ज दिया है और सेल सी पर, सी जो सेल है इसके ऊपर 2q चार्ज दिया हुआ है। क्लियर? और हमको हर सेल के इनर आउटर सरफेस पर चार्जेस निकालने हैं। तो फिर वही काम, बी को अगर आप ग्राउंडेड कर दोगे तो भाई बी का पोटेंशियल क्या माना जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वजह से, ए के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बी के इनर सेल पर क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज। मान लेते हैं कि बी के आउटर सेल पर क्या आया? प्लस क्यू चार्ज, प्लस एक्स चार्ज। तो सी के इनर सरफेस पे क्या मानना पड़ेगा? इंडक्शन की वजह से माइनस एक्स चार्ज। तो सी के आउटर सरफेस पर तो देखो शुरू से ही 2q था और माइनस क्यू अंदर आ गया तो बाहर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। तो 2q प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर इस चीज को हम समझें तो देखो क्या होगा, तो लिखेंगे कि लेट q बी द चार्ज ऑन शेल a, देन माइनस q विल बी द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ द सेल b। क्लियर है? उसके बाद let x be the charge on the outer surface of the cell b, then cell b potential of the shell b will be 0 because it is grounded। अब भैया b का सेल सरफेस 0 है, b के सरफेस का पोटेंशियल 0 है, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, बी के इनर सेल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, एक्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, और 2q प्लस एक्स की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल का सम क्या आना चाहिए? 0। तो देखो सारी वैल्यूज लिखी है मैंने। 1/4 पाई q/2 है, ये किसकी वजह से है? ए की वजह से। ए के ऊपर q चार्ज है और ए के लिए पॉइंट भी बाहर है तो 2r डिस्टेंस पर। अब बी के इनर सेल की वजह से, इनर सेल पे माइनस क्यू चार्ज है, 1/4 पाई माइनस q/2r। ठीक है, आउटर सेल पे एक्स चार्ज है, बी के आउटर सेल पे एक्स चार्ज है, तो लिखेंगे 1/4 x/2r, क्योंकि ये सब सरफेस तक है। सी के इनर सेल पे माइनस एक्स चार्ज है, तो लिखेंगे 1/4 माइनस x/3r। क्यों? क्योंकि 3r रेडियस तक है पूरा। ठीक है, और इसके लिए लिखेंगे 1/4 2q प्लस x/3r। इनमें से सब में से 1/4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? q/2r माइनस q/2r, x/2r माइनस x/3r, 2q प्लस x/3r। ये और ये कट गया, ये बचा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इनको सेपरेट कर दिया, एक इस बार इसमें डिवाइड, एक बार इसमें डिवाइड, तो 2q/3r x/3r बराबर 0। ध्यान से देखो तो x/3r कट गया, x/2r बचा, और इस चीज़ को इस पार 0 के इस पार भेज दे तो माइनस 2q/3 बचा, r और r कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 4q/3। इसका ये मतलब हुआ कि हमने क्या देखा था कि b के आउटर सेल पर क्या है? x चार्ज है। तो देखो अगर a पर q चार्ज था तो b के इनर सेल पर कितना हो गया? माइनस q। तो आउटर सेल पर x चार्ज था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4q/3। तो लिखेंगे माइनस 4q/3। c के इनर सेल पर इसका ही प्लस इंड्यूस होगा, प्लस 4q/3, और c के आउटर सेल पर 2q ऑलरेडी था, उसमें से इतना माइनस कर दो तो 2q/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्फेरिकल सेल्स का हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स के अलग अलग सरफेसेस पर चार्ज निकालते हैं। अगर हमको पोटेंशियल पता है सरफेस का तो लाइक अगर उनके सरफेसेस को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर होगा, अगर उनके किसी एक सरफेस को ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कैसे किसी भी इनर आउटर सेल पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
तो जैसे मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसको किसी हॉलो स्फीयर के अंदर रखा गया है। शुरू में ये कंडक्टर है, शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, इनिशियली आउटर सेल पर कोई चार्ज मैंने नहीं दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा थिक है, मोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, गॉस लॉ लगाता हूँ। गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लें इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो गॉस लॉ के मुताबिक ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि ए वाले सरफेस पर कितना चार्ज था, Q1, तो बी वाले पर मान लिया इनर सरफेस पर Q2 और सी वाले पर मान लिया Q3। ठीक है, अभी के लिए Q3 मान लिया। तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर ज़ीरो है, तो टोटल चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q1 और प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो, मतलब Q1 बराबर माइनस Q2, या Q2 बराबर माइनस Q1, मतलब इनर सेल पर कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस Q1। तो आउटर सेल पर कितना चार्ज आना चाहिए, अगर Q3 पहले से था तो उस पर प्लस Q1 और आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इस पर कोई चार्ज नहीं था, सपोज इस पर आउटर सेल पर कोई चार्ज नहीं था, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस Q1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सरफेस है और उसको किसी दूसरे सरफेस के अंदर रखा गया और इस पर अगर प्लस Q चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर वाले सेल पर क्या आएगा, माइनस Q, और आउटर वाले सेल पर क्या आएगा, प्लस Q। बात समझ में आई। तो यही कॉन्सेप्ट था कंडक्टिंग स्फीयर्स के, जिनके ऊपर चार्ज होते हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाए, उनको वायर से जोड़ दिया जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब देखो, ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ का भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मतलब ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एंड पोटेंशियल वर्सेस आर। ठीक है, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर और पोटेंशियल और आर के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो चूंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड अगर पॉइंट चार्ज की वजह से बात की जाए, since electric field is a vector quantity and due to point charge it is always away from the charge, है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा दूर जाता है। ठीक है, और यही अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो नेगेटिव चार्ज के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड होता है। ये हम लोगों ने देख रखा था। अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद फिर पोटेंशियल की। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड द चार्ज। मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें, एक लाइन बनाए वन डायमेंशन, अगर वन डायमेंशन लाइन बनाए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इससे दूर जाएगा, इससे हमेशा दूर जाएगा। तो देखो, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हो और इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हो, तो ज़रा सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहो, तो चूंकि वेरिएशन ई का जो है 1/r² है ना, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। 1/r² का ग्राफ कैसा बनता है, तो 1/r² का ग्राफ ऐसा बनता है। अब पूछो क्यों। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही आप आर की वैल्यू यहाँ पर r टेंस टू इन्फिनिटी रखो, तो दिस इम्प्लाइज ई टेंस टू जीरो। और ई टेंस टू जीरो मतलब क्या, अगर आप इन्फिनिटी पे ले लिए, अगर आप आर इन्फिनिटी ले लिए, मतलब पोजीशन इनफाइनाइट ले लिए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप r टेंस टू जीरो ले रहे हो, यहाँ r टेंस टू जीरो ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट भाग जाएगा। दिस इम्प्लाइज e टेंस टू इन्फिनिटी, और वो भी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ पर। तो अगर ये e है और ये r एक्सिस है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अच्छा, नेगेटिव पोजीशन की बात करो, अगर आप r टेंस टू जीरो लेते हो नेगेटिव में, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नेगेटिव में इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं, है ना।
एंड सिमिलरली जब आप r टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे नेगेटिव में, अगर इस वैल्यू को नेगेटिव में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव में ज़ीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बात समझ में? तो फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और r का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। क्लियर? ओके, वही अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका किसी पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो आप कहोगे कि सर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, r अगर आपने इन्फिनिटी रखा प्लस में तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। और अगर आपने r टेंड्स टू जीरो रख दिया तो पोटेंशियल टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस में, तो ये तो ग्राफ इसका तो भी इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा। इस ग्राफ में इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 1/r² का ग्राफ है, ये 1/r का ग्राफ है, ठीक है। इसे एसिम्पटोट भी बोलते हैं या हाइपरबोला, ठीक। अच्छा, पर अगर हम r = 0 नेगेटिव में डायरेक्शन में जाएंगे तो इस पोटेंशियल को नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी अपना प्लस ही वैल्यू देता है। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। तो ये ग्राफ इसमें भी क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो फॉर ए पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। वही बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। तो देखो, अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो फिर वही देखो स्क्वायर। अब चूंकि आपके पास ऑलरेडी जो है चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव में है, क्या है यहाँ पर, -q। आपके पास जो है ग्राफ में फॉर्मूले में चार्ज ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव में। तो अब सोचो कि जब आपके पास r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंड्स टू 0, E टेंड्स टू 0, ठीक है, वो तो चला गया। पर ऊपर प्लस में या माइनस में, तो माइनस में नीचे, ठीक है। और जब आप r टेंड्स टू 0 करोगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी, प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। खुद देखो ना, माइनस साइन लगा हुआ है, r की वैल्यू 0 पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में 0, मतलब ऊपर ना जाके नीचे। r टेंड्स टू 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव नीचे, क्योंकि ये टूवर्ड आता हुआ नजर आना चाहिए। तो देखो, जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे नेगेटिव चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी नेगेटिव वैल्यू में, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर r टेंड्स टू इन्फिनिटी नेगेटिव में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0, बट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ये पॉइंट मिल गया प्लस ऊपर। अगर हम बात करेंगे r टेंड्स टू 0 की, r टेंड्स टू 0 की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी भागेगा, पर किस में, प्लस में, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में r ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम r ले रहे हैं ऐसे आते हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनता है। और वही अगर आप पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -q/r। अब आप खुद सोच लो, अगर आप r टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो तो V टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, बट कौन से, नेगेटिव में। तो एक पॉइंट यहाँ गया, ठीक है, ध्यान से समझना, एक पॉइंट नीचे गया। और अगर वही आप r टेंड्स टू 0 रखते हो तो V टेंड्स टू इन्फिनिटी भागेगा, बट कहाँ, नेगेटिव में। तो ये ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो, r टेंड्स टू 0, तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में r टेंड्स टू 0 जाते हो तो भी पोटेंशियल आपका क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है
वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसके लिए नेगेटिव, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो आर अगर आप नेगेटिव में जीरो रखोगे तो भी पोटेंशियल नेगेटिव, आर अगर आप पॉजिटिव में जीरो रखोगे तो भी पोटेंशियल नेगेटिव, और आर टेंस टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल टेंस टू जीरो होगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगा। तो फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे, फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे। ठीक है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल आता है, क्या उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ फॉर दिस सिस्टम। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको याद है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो ऐसा होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके का। ठीक है। अगर हम इसके लिए ड्रॉ करें तो देखो ये इसके लिए इधर चला जाएगा और ये इसके लिए इधर चला जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए भी क्या होगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखो ऐसे ही बनेगा। अब इन दोनों लाइन का क्या होगा, तो जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन आपस में यूं जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, यहाँ पर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं पर भी, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं पर भी पोटेंशियल जो होगा वो जीरो नहीं होगा, ना ही यहाँ ना ही यहाँ, अनलेस इन्फिनिटी पर सिर्फ यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा और सिर्फ यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से राइट साइड अगर आप जाओगे तो भी पोटेंशियल बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट साइड जाओगे तो भी पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला जुला के इस सिचुएशन का अगर प्लस क्यू है और प्लस क्यू है तो ग्राफ जो है वो कुछ पोटेंशियल वर्सेस आर का ऐसा होगा। यहाँ पर कोई भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अनलेस इन्फिनिटी पे। और अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, दूसरा माइनस टू क्यू चार्ज ले लिया, ध्यान से देखो ना, इस वाले में क्या था, दोनों प्लस क्यू थे। इसमें क्या एक प्लस क्यू है और एक माइनस टू क्यू है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में कहीं पर पोटेंशियल जीरो मिल जाए। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो अब जरा ध्यान से देखो तो पॉजिटिव पॉइंट के लिए जो ग्राफ होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के लिए याद करो, नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल ग्राफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा एंड देन ऐसा जाएगा। ठीक, ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो। अब एक चीज है जो आपको समझनी होगी कि चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे दूर पे भी कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके लेफ्ट साइड भी कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहां पर हमको पोटेंशियल जीरो मिल जाए। इसीलिए इस पॉइंट में जो ग्राफ है ऐसा जाएगा, चूंकि इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल जीरो होता है और बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पोटेंशियल जीरो हो रहा है, इसलिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। दिस इज द ग्राफ जो ये बता रहा है कि वी कैन हैव अ 2 पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, वन प्लेस हियर एंड वन प्लेस हियर। अब इस चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है। तो अगर मान लो कि आपने बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है ना, बीच का डिस्टेंस अगर आपने d दिया हुआ है तो इससे x डिस्टेंस पर जाकर और इससे d माइनस एक्स डिस्टेंस पर जाकर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई एक्स, और माइनस की वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q ओवर d माइनस एक्स। ठीक है। और अगर पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो सम की वैल्यू जीरो लिख दो और x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। सिंप्लीफाई करके देखो तो q बाई एक्स इज इक्वल टू 2q बाई डी माइनस एक्स। तो q ने q को काट दिया, d माइनस एक्स बराबर 2x, दिस इम्प्लाइज x बराबर d बाई 3। मतलब d बाई 3 डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पर कि पोटेंशियल क्या मिल रहा है हमको, जीरो। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये दूरी x मान लो तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, d प्लस एक्स। तो ज़रा देखो क्या मिल रहा है, तो लिखोगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई एक्स माइनस 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 d प्लस एक्स बराबर व्हाट, जीरो। सिंप्लीफाई करो तो 1/x बराबर 2 बाई डी प्लस एक्स,
तो d प्लस एक्स बराबर 2x, तो x इज इक्वल टू डी। मतलब ये इधर d/3 दूरी पर एक पोटेंशियल जीरो मिलेगा और इधर d डिस्टेंस पर भी एक पोटेंशियल जीरो नज़र आ रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमें एक और पॉइंट मिल सकता है लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वजह से, जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सोचिएगा, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।